आज हम उसी सारे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में कुछ नया प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं। और अगर आपको ज़रा सा भी प्रेपोजिशन पे डाउट है ना, तो आज प्रैक्टिस करके आप 100% क्लियर हो जाओगे प्रेपोजिशन में, क्योंकि प्रेपोजिशन को मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ में कुछ एक्सरसाइज दूंगी और वीडियो के एंड में कुछ नया प्रेपोजिशन को हम डिस्कस भी करने वाले हैं, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, गाइस मैं आपको हर प्रेपोजिशन को फिर से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है, मैंने रस्सी से कूदा। मैंने रस्सी से कूदा, मान लो ये एक रस्सी है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं कूद के इस पार गई, तो मैं ऊपर से गई ना, रस्सी के ऊपर से गई, तो रस्सी के ऊपर से जाने के सेंस में हम क्या बोलते हैं, ओवर का यूज करते हैं ना। जब कोई चीज होती है और आप उसके ठीक ऊपर में रहते हैं तो वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया था प्रेपोजिशन वाली क्लास में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रस्सी है, रस्सी के आप ऊपर से कूदोगे तो रस्सी के सीधे ऊपर तो आप आओगे ना, ऊपर तो आप आओगे, कूदोगे, जंप करोगे तो आप रस्सी के ठीक ऊपर आओगे। तो जब कोई चीज के ठीक ऊपर कोई चीज रहती है और उसकी आप बात करते हो तो वहां पर ओवर का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस देखिए पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, मैंने रस्सी से कूदा, हम बोलेंगे आई जम्प्ड। कूदा, जंप का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, जम्प्ड हो जाएगा। ओवर, प्रेपोजिशन हमारा क्या लगेगा, ओवर होगा। किससे कूदा, रस्सी से, यानी कि द रोप। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैंने रस्सी से कूदा। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, कोई चीज से आप कूदते हो या फिर कोई चीज ठीक ऊपर रहती है। मान लो यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर घड़ी है, तो मैं यहाँ पर, घड़ी सीधे में है ना, ठीक ऊपर है ना, तो इस वाले सेंस में भी आप क्या यूज करोगे, ओवर का यूज करोगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे घड़ी है और घड़ी के ऊपर ठीक एक फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी आप ओवर का यूज करोगे क्योंकि घड़ी के ठीक ऊपर फ्रेम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ओवर का यूज कहाँ करना है। देखिए ऊपर के सेंस में अभी हम लोगों ने ओवर का यूज किया ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर घड़ी है, ऐसे ही तो बोल रहे ऊपर की बात करें तो ठीक ऊपर अगर रहेगा तो वहां तो हम ओवर का यूज कर देंगे। लेकिन मान लो टेबल यहाँ पर है और घड़ी यहाँ पे है, ये भी तो ऊपर ही है, टेबल से ऊपर ही घड़ी है। ये दीवार है हमारा पूरा, ये दीवार है, दीवार के ठीक ऊपर एक घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, टंगी हुई है, तो जरूरी थोड़ी है आपने बोल दिया कि टेबल के ऊपर घड़ी है तो टेबल के ठीक ऊपर ही घड़ी होगी, वो साइड में भी तो हो सकती है। तो अगर ठीक ऊपर रहेगी तो वहां तो हम ओवर का यूज कर देंगे, लेकिन अगर ये साइड में रही, टेबल यहाँ है और घड़ी यहाँ पर है, तो इस वाले सेंस में हम इसमें क्या यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देयर इज। अब देयर यहाँ क्यों लगा, ये मैंने आपको देयर के यूजेस में कवर करवाया था। तो गाइस अगर अभी तक आपने देयर वाले क्लासेस को विजिट नहीं किया है, डे 23 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया था, डे 23 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, उसमें मैंने आपको देयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है। देयर लगता कहाँ है, देयर के साथ इज कब लगता है, देयर के साथ आर कब लगता है, सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप देयर वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उससे आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। तो हम बोलेंगे देयर इज अ क्लॉक, देयर इज अ क्लॉक। और क्लॉक कहाँ है, दीवार पर, ऑन द वॉल। देखिए यहाँ पर ऑन का यूज किया ना, ऑन का यूज कहाँ होता है, अब दीवार है, दीवार के ऊपर आपने ये घड़ी टांगी हुई है, तो घड़ी से चिपकी हुई है ना, दीवार से घड़ी चिपकी हुई है, उसके ऊपर है, तो उस वाले सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। कोई चीज किसी सतह से चिपकी हुई रहती है तो वहाँ ऑन का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया है, ठीक है। तो ऑन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अबव द टेबल, टेबल के ऊपर है यानी कि अबव द टेबल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, There is a clock on the wall above the table. टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। तो ओवर और एबव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है। यहाँ पे हम लोगों ने कम की बात की ना, तो कम, जब आप लेंथ में, हाइट में कम की बात करते हो, जब आप लेंथ में, हाइट में कम की बात करते हो तो वहाँ बिलो का यूज होता है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बनेगा, द लेंथ ऑफ दिस स्टेक इज बिलो 4 फीट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ,
द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज बिलो 4 फीट, ये छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है। तो ठीक है, जब हाइट और लेंथ की बात करोगे और वहाँ पे कम आएगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, बिलो का यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको बोल रहा हूँ किताबों के दाम कम हो रहे हैं, यहाँ पे कम होने की बात की जा रही है, यहाँ कम होने की बात की है तो हम बिलो का यूज़ करिए। यहाँ क्या यूज़ करेंगे, जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो ये उसका स्तर, उसका लेवल कम होता है, तो उस वाले सेंस में हम क्या यूज करते हैं, डाउन का यूज करते हैं। मतलब कोई चीज नीचे आ रही है, प्राइस कम हो रहा है, किताब के दाम कम हो रहे हैं, या यानी कि वो नीचे घट रही है उसका दाम, तो उस वाले सेंस में हम डाउन का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस बन जाएगा द प्राइसेस ऑफ बुक्स आर कमिंग डाउन। द प्राइसेस ऑफ बुक्स आर कमिंग डाउन, किताबों के दाम कम हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक कम का मतलब कोई हाइट या वेट में, कोई हाइट या लेंथ में कम होगा तो हम बिलो का यूज कर देंगे। लेकिन अगर कोई प्राइस में कम होगा, ठीक है, प्राइस में कम हो रहा है यानी कि उसमें डाउन का यूज करेंगे। लेकिन आप 50 केजी से कम हो, यहाँ भी कम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ तो हम वेट कम होने की बात कर रहे हैं ना। अभी हम लोगों ने सीखा हाइट कम होने पे बिलो का यूज करेंगे, लेकिन वेट कम होने पर क्या यूज करेंगे, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन वाली क्लास में बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर वेट कम होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज वजन, मतलब कि वेट अगर कम होने की आप बात करते हो तो वहाँ अंडर का यूज करते हो। अंडर 50 केजी, अंडर 10 केजी, ठीक है, इस तरह से हम अंडर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नाम लिस्ट से मेरे नाम के नीचे है, या नीचे की बात करें। आप एक एक हिंदी मीनिंग को देखिए। प्रेपोजिशन हिंदी मीनिंग को देख के नहीं सीखा जाता है। मैं यहाँ हिंदी मीनिंग आपको इसीलिए देखने के लिए बोल रही हूँ कि सबके सिमिलर हिंदी मीनिंग होते हैं। अभी हम लोगों ने 3 हम लोगों ने सेंटेंस बनाया जिसके हिंदी मीनिंग कम थे, है ना। जिसमें बिलो का यूज कर रहे थे उसमें भी कम था हिंदी वाला सेंटेंस, जिसमें अंडर का यूज किए उसमें भी कम लिखा था, जिसमें डाउन का यूज किए उसमें भी कम लिखा था। लेकिन तीनों में तो हम अलग प्रेपोजिशन यूज किए ना। उसी तरह से नीचे के सेंस में भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बट सब में अलग अलग चीज यूज किया जाता है, अलग अलग प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, हिंदी मीनिंग में नहीं जाना है। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मेरा आपका नाम लिस्ट में मेरे नाम से नीचे है, नीचे की बात कर रहे, ठीक है। तो जब कोई लिस्ट होगा, यहाँ लिस्ट है, लिस्ट में अगर कोई चीज ऊपर हो, कोई चीज नीचे होगा, ठीक है। लिस्ट में जैसे आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए फर्स्ट में, लेकिन आपका नाम लिस्ट के लास्ट में है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ना आपका नाम लिस्ट में मेरे नाम से नीचे है, नीचे की बात कर रहे हैं, लिस्ट में नीचे की बात कर रहे हैं, तो उस वाले सिचुएशन में आपको बिलो का यूज करना है। याद रखिए बिलो का यूज तो अभी हम लोगों ने किया ना, कम के सेंस में कम का यूज कर सकते हैं हाइट या लेंथ के लिए, लेकिन अगर लिस्ट में भी किसी चीज के नीचे रहने की बात करेंगे तो वहां भी बिलो का यूज करेंगे। तो आपका नाम लिस्ट में मेरे नाम से नीचे है, इस सेंटेंस को बनाएंगे योर नेम इज बिलो माई नेम इन द लिस्ट। योर नेम इज बिलो, बिलो का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माई नेम इन द लिस्ट, माई नेम इन द लिस्ट, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, योर नेम इज बिलो माई नेम इन द लिस्ट, आपका नाम लिस्ट में मेरे नाम से नीचे है। अभी एक हम लोगों ने हिंदी मीनिंग देखा नीचे, अब सेकंड देखिए। रवि पेड़ के नीचे बैठा है, यहाँ भी नीचे आ रहा है ना। तो मान लीजिए यहाँ एक पेड़ है और रवि यहाँ पर बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठा है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई चीज किसी चीज से नीचे होती है लेकिन दिखाई देती है, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठा है तो आप इधर से उधर से किधर से भी देख सकते हो ना रवि को। रवि को हम किधर से भी किसी साइड से भी हम उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई वो पेड़ के नीचे बैठा है, लेकिन है तो नीचे, पेड़ के नीचे है लेकिन आप देख सकते हो उसको। तो उस वाले सेंस में आपको क्या यूज करना है, अंडर का यूज करना है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ लिस्ट में नीचे की बात किए और सेकंड में हम किसी चीज के नीचे हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम अंडर का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बन जाएगा रवि इज सिटिंग, रवि बैठा है, रवि इज सिटिंग किसके नीचे, पेड़ के नीचे, यानी कि अंडर
द ट्री, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा हुआ है। रवि सिटिंग अंडर द ट्री, रवि पेड़ के नीचे बैठा है। नेक्स्ट है मेरा फोन तकिए के नीचे था। अब यहाँ भी नीचे की बात कर रहे हैं ना, फिर से नीचे आ गया, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? मान लो ये पिलो है, ठीक है, ये तकिया है आपका और आपने अपना फोन तकिया के नीचे रखा है। अब मान लो आपने अपना फोन रख दिया, उसके ऊपर से आपने तकिया रख दिया, तो क्या आप फोन को देख पाओगे? अब किधर से भी झांक कर भी देखेंगे ना तो फोन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो तकिया से कवर हो गया है, लेकिन तकिया के नीचे है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है कि मेरा जो फोन है वो तकिया के नीचे है, लेकिन हम किधर से भी देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। तो इस वाले सिचुएशन में दो प्रेपोजिशन का यूज होता है, और दोनों प्रेपोजिशन में से किसी का भी यूज कर सकते हो। चाहे आप beneath का यूज कर सकते हो या अंडरनीथ का यूज कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जब कोई चीज नीचे रहती है लेकिन आप देख नहीं पाते हो, उस सिचुएशन में beneath या अंडरनीथ का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मेरा फोन, यानी कि माय फोन। पास्ट की बात करें, पास्ट में क्या लगता है? वॉज, और दोनों में से एक यूज करना। मान लो हम अंडरनीथ का यूज कर दिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में beneath से ज्यादा अंडरनीथ का यूज होता है। किसके नीचे था? तकिया, यानी कि पिलो के नीचे था। माई फोन वॉज अंडरनीथ द पिलो, मेरा जो फोन था वो तकिए के नीचे था। तो तीनों नीचे का मतलब समझ में आ गया। एक हमारा लिस्ट में नीचे था तो बिलो का यूज किए, पेड़ के नीचे था लेकिन दिख रहा था यानी कि अंडर का यूज किए, और कोई चीज नीचे है लेकिन कवर है सब तरफ से, तो वहाँ पे हम अंडरनीथ या beneath का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वो ट्रैफिक के बीच फंस गया था। अब हम लोगों ने क्या सीखा है? बीच की अगर बात करेंगे तो अगर दो व्यक्ति रहे तो वहाँ बिटवीन का यूज कर देंगे, ठीक है। अगर दो से ज्यादा लोग रहे तो वहाँ अमंग का यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर लोग की बात तो नहीं की जा रही है, ट्रैफिक की बात की जा रही है, ठीक है। ट्रैफिक के बीच फंस गया था वो, लोग की बात नहीं कर रहे, ट्रैफिक की बात कर रहे, ठीक है। और जब कोई सिचुएशन में आप फंस जाते हो, सिचुएशन के बीच में अगर आप कोई फंस जाते हो, तो उस वाले सिचुएशन में हम बीच के सेंस में अमीट का यूज करते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन के बीच में फंस जाते हैं, आप याद रखिएगा, कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन के बीच में अगर आप फंसते हैं, यहाँ पे आप 2 लोग या 10 लोग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप सिचुएशन की बात कर रहे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में कवर नहीं करवाया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको न्यू प्रेपोजिशन भी बताते जाऊंगी, इसलिए आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो का एंड तक देखना है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएंगे। तो वह ट्रैफिक के बीच फंस गया था, यहाँ पे अमेट का यूज करेंगे क्योंकि हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सेंटेंस था, वॉज लगाएंगे, ही वॉज स्टक, फंस जाने यानी कि स्टक, अमीट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बीच के सेंस में अमीट का यूज करेंगे, द ट्रैफिक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? ही वॉज स्टक अमीट द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक के बीच फंस गया था। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वह 10 लोगों के बीच में फंस गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया ना किसके बीच में फंसा है? लोगों के बीच में फंसा है। कितने लोगों के बीच में फंसा है? 10 लोगों, यानी कि 2 लोग से ज्यादा है ना, 2 लोग से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे अमंग का यूज करेंगे। बहुत एक ईजी कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बहुत बार कवर करवाया है। तो इसका यूज करके ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट है, उन दोनों के बीच कोई टेबल है। उन दोनों के बीच, 2 व्यक्ति की बात करें ना, तो 2 व्यक्ति की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं भाई? बिटवीन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को भी आप फ्रेम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम जाते हैं, मैं रिया से 2 दिन पहले मिली। मैं रिया से 2 दिन पहले मिली। आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले के सेंस में हम 2 प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक तो हमारा एगो होता है और एक होता है हमारे बिफोर। लेकिन एगो कब यूज करेंगे, बिफोर की कब यूज करेंगे, ये भी मैंने आपको कवर करवाया था। तो आपको हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचानना है। मैं रिया से 2 दिन पहले मिली, तो 2 दिन पहले मिली यानी कि आज से 2 दिन पहले मिली ना, प्रेजेंट से 2 दिन पहले। तो प्रेजेंट से पहले की अगर बात करेंगे तो वहाँ एगो का यूज करते हैं, ये हम लोगों ने कवर किया था ना। तो प्रेजेंट से पहले की बात करेंगे तो एगो का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई मैट, पास्ट का हमारा सेंटेंस है तो पास्ट सेकेंड फॉर्म लगाए, आई मैट रिया 2 days ago।
आई मेट रिया 2 days ago, मैं रिया से 2 दिन पहले मिली, ठीक है। नेक्स्ट है, वो फंक्शन शुरू होने से 5 मिनट पहले गया था मतलब पास्ट से पहले। जब आप प्रेजेंट से पहले की बात करते हो तो वहाँ एगो का यूज करते हो, लेकिन बिफोर का यूज कब करोगे? जब आप पास्ट से पहले या फ्यूचर से पहले की बात करोगे तो वहाँ बिफोर का यूज करोगे। तो हमारा सेंटेंस है, वो फंक्शन शुरू होने से 5 मिनट पहले गया था। पास्ट की बात की है ना, पास्ट से पहले की बात की है, यानी कि बिफोर का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा गया, यानी गया था यानी कि जाने का काम कंप्लीट हो गया था, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई हैड गॉन 5 मिनट्स, आई हैड गॉन 5 मिनट्स बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई हैड गॉन 5 मिनट्स बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड। वो फंक्शन शुरू होने से 5 मिनट पहले गया था। नेक्स्ट है, रोहन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, और उसका नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन चेयर के ऊपर बैठा। मान लो ये चेयर है, चेयर के ऊपर रोहन बैठा हुआ है, ठीक है। चेयर के ऊपर रोहन बैठा हुआ है, और एक चेयर है, रोहन यहाँ से चल के आया और यहाँ पर वो जाके बैठ गया, ठीक है। मैंने क्या समझाया? एक चेयर पे रोहन पहले से बैठा हुआ है, और दूसरे टाइम की बात बता रहे हैं कि पहले चेयर था, रोहन चल के गया और चेयर पे बैठा। तो देखिए, जब आप पहले से ही सरफेस से चिपके हुए हैं, पहले से ही किसी सरफेस पे आप हैं, तो उस सिचुएशन में आप ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ रोहन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब बहुत देर से बैठा होगा, यही तो बता रहे हैं ना, बहुत देर से बैठा हुआ है, तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन रोहन चेयर के ऊपर बैठा, तो पहले वो कहीं और था, कहीं और से वो चल के गया और जाके चेयर पे बैठ गया, यानी कि वो मूवमेंट करके गया और सरफेस पे बैठा। तो मूवमेंट करके जाकर किसी सरफेस से चिपक जाना, इस सिचुएशन में हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन वाले क्लास में कवर करवाया था कि जब आप कोई सी चीज़ में पहले से होते हो, टेबल पे बिल्ली है तो बिल्ली पहले से ही थी, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन बिल्ली नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी, उसने देखा कि टेबल खाली है, ज़मीन इस फ्लोर से वो जंप कर गई और टेबल पे बैठ गई, यानी कि मूवमेंट करके गई और टेबल पे बैठ गई। तो टेबल से वो चिपकी, सरफेस को टच की, लेकिन मूवमेंट करने के बाद तो उस सिचुएशन में ऑन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, रोहन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, रोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर। रोहन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, रोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर। रोहन चेयर के ऊपर बैठा मतलब मूवमेंट करके गया और बैठा, तो इस सिचुएशन में बोलेंगे रोहन सेट। बैठा सेकेंड फॉर्म है ना, इसलिए पास्ट फॉर्म का यूज किए, ऑन टू द चेयर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? रोहन सेट ऑन टू द चेयर। रोहन चेयर के ऊपर बैठा मतलब मूवमेंट करके गया और चेयर पे जाके बैठ गया। तो ऑन और ऑन टू आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं कमरे में हूँ। मैं पहले से ही कमरे में हूँ, ये घर है मेरा, ये घर है और घर में मैं क्या हूँ? पहले से ही हूँ। पहले से ही मान लो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई हूँ। पहले से मैं घर में हूँ ना, पहले से ही मैं रूम में हूँ। तो इस सिचुएशन में पहले से ही अगर आप कहीं होंगे तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। आप बोलोगे आई एम इन द रूम। पहले से ही हो आप, इसलिए आई एम इन द रूम का यूज़ किए। लेकिन अगर मैंने बोला मैंने ग्लास में सिक्के को डाला, यहाँ भी मैं है, यहाँ भी मैं है, लेकिन सिचुएशन अलग है। यहाँ पहले से ही किसी चीज़ में हो, ठीक है, पहले से ही किसी चीज़ में हो, और यहाँ पर है, मान लो एक गिलास है, ग्लास में आपने क्या किया? एक कॉइन को डाला, कॉइन यहाँ से आया और यहाँ पे अभी जा रहा है, मतलब आपने ऊपर से कॉइन डाला तो कॉइन जो है मूवमेंट करके अंदर जा रहा है ना। जब कोई चीज़ मूवमेंट करके अंदर जाता है, ठीक है, मूवमेंट करके अंदर जाता है, उस सिचुएशन में हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि ये हमारा कप है, कप में ऑलरेडी चाय है, गरम चाय है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही कप में चाय है ना। हम क्या बोल रहे हैं? कप में चाय है, ठीक है, कप में चाय है, तो में आ रहा है, यानी कि कप के अंदर चाय है, तो वो तो शांति से चाय, पहले से ही चाय अंदर है। लेकिन अगर मैंने बोला कि चाय, यहाँ पे हमारा कप है
और मैं अभी डाल रही हूँ, चाय में डाल रही हूँ, केटल से मैं डाल रही हूँ, तो ये मूवमेंट करके अंदर आ रहा ना, मूवमेंट करके अंदर आ रहा। तो इस सिचुएशन में मूवमेंट करके अंदर आ रहा है, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो यही आपको समझना है कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट करके आ रही है तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इनटू का यूज़ करना है। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है मैंने ग्लास में सिक्के को डाला, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे आई ड्रॉप्ड द कॉइन। आई ड्रॉप द कॉइन, मैंने सिक्के को डाला किसमें, ग्लास में, यानी कि इनटू द ग्लास। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई ड्रॉप द कॉइन इनटू द ग्लास। नेक्स्ट है मैं तैर कर नदी के उस पार चला गया। मैं तैर कर नदी के उस पार चला गया। और नेक्स्ट सेंटेंस है बॉल खिड़की से होते हुए उस पार चला गया। यहाँ भी उस पार है और यहाँ भी उस पार है, दोनों सिचुएशन में उस पार है, लेकिन दोनों में अलग प्रेपोजिशन लगते हैं। मान लो ये आपका नदी है, ठीक है। नदी में आपने क्या किया, यहाँ पर है, आप तैर रहे और तैर कर इधर आ गए, तो आप यहाँ से तैरना स्टार्ट किए, तैर कर आप इस पार चले गए, तो इस पार से उस पार चले गए ना। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे अक्रॉस का, ठीक है। इस सिचुएशन हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ विंडो है हमारा, ये विंडो है। विंडो में आप अंदर बॉल खेल रहे, आप अंदर अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, आपने जोर से फुटबॉल को मारा, तो विंडो को तोड़ते हुए बॉल इधर से आई, विंडो को तोड़ते हुए बाहर चली गई, ठीक है। विंडो को तोड़ते हुए बाहर चली गई, दोनों में इस पार से उस पार। यहाँ आदमी तैरते तैरते इस पार से उस पार गया, यहाँ बॉल यहाँ से खिड़की को तोड़ते हुए बाहर चला गया, दोनों में इस पार से उस पार जा रहा है, लेकिन अलग प्रीपोजिशन लगेगा। ये विंडो से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। अब आप बोलोगे मैम एक्सप्लेन कीजिए कैसे किए, क्यों हम एक रोज और थ्रू का यूज़ करेंगे। गाइज ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीपोजिशन वाली क्लास में। सर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो एक्सप्लेन करना तो ज़रूरी है। तो गाइज देखिए, जब आप किसी इनक्लोज्ड एरिया, मैंने क्या बोला, इनक्लोज्ड एरिया, ये क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है। विंडो क्या होता है, इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। और जब कोई इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम थ्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो ये टनल है, टनल से यहाँ से गाड़ी आई और इस पार से उस पार चली गई, तो कोई भी टनल भी इनक्लोज होता है ना, तो कोई भी इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाने के सिचुएशन में थ्रू का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जो नदी है, क्या ये इनक्लोज्ड है, नदी क्या इनक्लोज्ड होता है, नहीं ना, वो तो खुले एरिया में होता है। नदी तो खुले एरिया में होता है ना, तो किसी खुले एरिया से इस पार से उस पार आप जाओगे तो क्रोज का यूज़ करोगे। माइंड में फिट कर लो कि अगर आप इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जा रहे हो तो थ्रू का यूज़ करना है, लेकिन जब एक खुले एरिया से आप इस पार से उस पार जाओगे तो उस सिचुएशन में क्रोज का यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। मैं तैर कर नदी के इस पार से उस पार चला गया, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई स्वैम। यहाँ पे मेरा पास्ट का सेंटेंस है तो V2 लगाए, आई स्वैम across the river, I swam across the river। हमारा सेंटेंस बन गया, I swam across the river, मैं तैर कर नदी के उस पार चला गया। नेक्स्ट है बॉल खिड़की से होते हुए उस पार चली गई, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉल went। कहाँ, किससे चली गई, खिड़की से होते हुए ना, यानी कि थ्रू का यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। विंडो, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हो गया द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, बॉल खिड़की से होते हुए उस पार चली गई। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे बनाया हम लोगों ने। मेरे घर के बगल में एक दुकान है, मेरे घर के बगल में एक दुकान है, मान लो यहाँ मेरा घर है और मेरे घर के जस्ट बगल में एक दुकान है, तो बगल में रहने के सेंस में हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो बगल में रहने के सेंस में हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। आप ये याद रखिएगा, मेरे घर के बगल में एक दुकान है, तो आप बगल में के सेंस में बिसाइड का यूज़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रोहन के अलावा कोई नहीं था वहाँ। रोहन के अलावा मतलब रोहन जो है, रोहन को छोड़कर और कोई नहीं था, रोहन को एक्सक्लूड करके, ठीक है, एक्सक्लूड, यानी कि रोहन को छोड़कर कोई नहीं था, रोहन के अलावा कोई नहीं था। तो जब कोई चीज़ छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़कर बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया था।
कि रोहन के अलावा कोई नहीं था, यानी कि सिर्फ रोहन था, तो रोहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था, तो रोहन को छोड़कर कोई नहीं था ऐसा बोल रहा है, तो रोहन को एक्सक्लूड किए, यानी कि वहाँ पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे, हमारा सेंटेंस बनेगा नो वन वॉज देयर, नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ, किसको छोड़कर, रोहन को छोड़कर, एक्सेप्ट द रोहन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, नो वन वॉज देयर एक्सेप्ट द रोहन, रोहन के अलावा कोई नहीं था वहाँ। नेक्स्ट है रोहन के अलावा भी सभी कोई वहाँ था, रोहन के अलावा भी मतलब रोहन तो था ही, साथ में सभी कोई था, यानी कि रोहन को इंक्लूड कर कर भी सभी लोग था, तो किसी चीज़ को इंक्लूड कीजिएगा तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जब कोई चीज़ इंक्लूड कीजिएगा तो वहाँ बिसाइड्स का यूज़ कीजिएगा। तो रोहन के अलावा भी सभी कोई वहाँ था, तो हम इस सिचुएशन में हम सेंटेंस को बनाएंगे सभी कोई था, यानी कि एवरीवन वाज देयर बिसाइड्स, एवरीवन वाज देयर बिसाइड्स रोहन, रोहन के अलावा भी सभी कोई था, यानी कि रोहन भी था और साथ में सभी कोई था। तो जब कोई चीज़ एक्सक्लूड कीजिएगा तो वहाँ पर एक्सेप्ट का यूज़ कीजिएगा, और इंक्लूड कीजिएगा तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में के लिए क्या यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, सब जानता है। तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई एम टॉकिंग, बात करना यानी कि टॉक में ING लगा देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है अपने चारों ओर देखो, अपनी चारों ओर देखो, तो चारों ओर की हम बात करते हैं ना, चारों ओर की बात करते हैं तो अराउंड का यूज़ करते हैं। अराउंड का ये दो सिचुएशन में होता है, जब आप किसी चीज़ की लगभग की बात करते हैं, जैसे कि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि 12 बजे आप घर आते हो, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो वहाँ पे आप अराउंड का यूज़ कर सकते हो लगभग बताने के लिए, ठीक है। अराउंड 10 o'clock बोल देंगे, ठीक है, मतलब लगभग 10 बजे। तो अराउंड का यूज़ लगभग के सेंस में होता है, चारों ओर के सेंस में होता है। तो अपने चारों ओर देखो हम बोलेंगे सी अराउंड यू, सी अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। नेक्स्ट है मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, खिलाफ जाना यानी कि अगेंस्ट होना, किसी के अगेंस्ट होना। तो इस सेंटेंसेस को भी आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोहन की सोच मेरी सोच से बिल्कुल विपरीत है, विपरीत की बात करते हैं यानी कि ऑपोजिट का यूज़ करते हैं ना, ये तो सब जानता है। सामने के सेंस में या फिर विपरीत में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपोजिट का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, रोहन की सोच मेरी बिल्कुल विपरीत है, तो हम बोलेंगे रोहन्स थिंकिंग, सोच यानी कि थिंक रोहन थिंकिंग इज कम्प्लीटली, बिल्कुल यानी कि कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ माइन, रोहन्स थिंकिंग इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ माइन, रोहन की सोच मेरे बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट है रिया मेरे घर आ रही है, रिया मेरे घर आ रही है, इस सिचुएशन में हम टू का यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है। मैं बाजार जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, रिया मेरे घर आ रही है, मैं रिया के घर जा रही हूँ। इस सिचुएशन में मतलब कहीं आप जा रहे हो, उस सिचुएशन में टू का यूज़ करते हैं। तो रिया मेरे घर आ रही है, इस सिचुएशन में हम बोलेंगे रिया इज़ कमिंग टू माई होम, रिया मेरे घर आ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्रिया दुकान की तरफ मुड़ गई, की तरफ जो बोलते हैं ना, की तरफ के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ कर रहे थे। मान लो रिया आपके घर आ रही थी और अचानक उसको याद आया कि उसको दुकान से कोई सामान लेना है, तो वो दुकान की तरफ मुड़ गई, मतलब आपके घर के पास तो आई, फिर वहाँ से मुड़कर वो दुकान की तरफ चली गई। तो की तरफ के सेंस में टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। टूवर्ड होता है, एक टूवर्ड्स होता है, तो टूवर्ड यूज़ करो या टूवर्ड्स यूज़ करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अमेरिकन लोग टूवर्ड का यूज़ करते हैं और ब्रिटिश लोग टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रिया दुकान की तरफ जा रही है, प्रिया इज टर्निंग टूवर्ड्स द शॉप, प्रिया इज टर्निंग टूवर्ड्स द शॉप, प्रिया जो है दुकान की तरफ मुड़ गई। नेक्स्ट है मेरा काम 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो चुका होगा, मतलब किसी समय के अंदर ख़त्म हो चुका होगा, और किसी समय के अंदर की हम बात करते हैं तो वहाँ ड्यूरिंग का वह विदिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
किसी समय के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ विदिन का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरा काम 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 घंटा होते होते मेरा काम ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा सेंटेंस बोल रहा है तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे माई वर्क। यहाँ पे देखिए आप फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, विल हैव का यूज़ होता है। तो बोलेंगे माई वर्क विल हैव बीन 1 घंटे के अंदर, ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिनिश्ड, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड विद इन एन आवर। मेरा काम 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो चुका होगा, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड विद इन एन आवर। नेक्स्ट है मेरे बगल में मोहन बैठा हुआ है। यहाँ भी बगल बोल रहे हैं ना, तो बगल के सेंस में क्या यूज़ किया जाता है, बिसाइड का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको अभी होमवर्क दिया था, वैसे ही सेम इस सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच के दौरान बारिश शुरू हो गई। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही पता चलती है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और गाइस मैं आप लोगों के डिमांड पे ही सारे वीडियोस लेकर आती हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, आप नया सीख पाओ, और मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भी करती हूँ। तो आप लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट। तो के दौरान के सेंस में ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। तो मैच के दौरान बारिश शुरू हो गई, यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इट स्टार्टेड रनिंग। इट स्टार्टेड रनिंग। अब इट कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, इस पर बेस्ट में वीडियोस लेकर आने वाली हूँ रिसेंट में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब इट वाले कॉन्सेप्ट भी लाऊंगी तो आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इट स्टार्टेड रनिंग ड्यूरिंग के दौरान हम बोल रहे ना, ड्यूरिंग द मैच। हमारा सेंटेंस बन गया इट स्टार्टेड रेनिंग ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट है इस लाइन के आगे मत जाना। इस लाइन, कोई लाइन आपने खींच दिया और बोल दिया कि इस लाइन के आगे मत जाना, तो आप याद रखिए मैंने आपको प्रेपोजिशन बताया था, जब आप किसी व्यक्ति के आगे जाने की बात करते हो, किसी व्यक्ति के आगे होने की बात करोगे तो अहेड ऑफ का यूज़ करोगे। जब कोई प्लेस या थिंग के आगे जाने की बात करोगे, ठीक है, कोई प्लेस या थिंग के आगे की बात करोगे तो वहाँ अहेड ऑफ या बियॉन्ड दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन किसी अब्स्ट्रैक्ट की बात करोगे, मतलब जिसे ना आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसकी बात करोगे तो वहाँ पे हमेशा बियॉन्ड का यूज़ होता है। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। इस लाइन के आगे मत जाना, एक लाइन है तो लाइन को आप देख सकते हो, यानी कि ये थिंग्स हो गया, तो थिंग्स में हम बियॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, अहेड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बियॉन्ड का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट गो, मत जाओ बोल रहे हैं ना, यानी कि डोंट गो बियॉन्ड। आप अहेड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बियॉन्ड द लाइन, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, डोंट गो बियॉन्ड द लाइन, इस लाइन के आगे मत जाना। नेक्स्ट है यह मेरी कल्पना के परे है या फिर आगे है, यह मेरी कल्पना से आगे है। तो आगे है या परे है, मैंने अभी बताया ना, कोई चीज़ आप नहीं देख सकते हो ना छू सकते हो, कल्पना को आप देख सकते हो नहीं, इमेजिनेशन, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन को आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट के साथ हमेशा बियॉन्ड का यूज़ होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा यह मेरी कल्पना से आगे है या मेरी कल्पना से परे है, तो बोलेंगे दिस इज बियॉन्ड। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमेशा बियॉन्ड का ही यूज़ होता है, माई इमेजिनेशन। तो हमारा सेंटेंस बन गया दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, यह मेरी कल्पना से परे है या आगे है। नेक्स्ट, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, मतलब कोई लड़का की बात करें, कोई व्यक्ति की बात करें, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, तो आपके आगे, आप तो इंसान है तो आपके आगे यानी कि इंसान की आप बात करोगे, तो कोई भी व्यक्ति हो, जब व्यक्ति से आगे की आप बात करते हो ना, तो उस सिचुएशन में अहेड ऑफ का ही यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ अहेड ऑफ, ठीक है। तो मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, इस सेंटेंस को बनाएंगे नो वन इज स्टैंडिंग, नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है। नेक्स्ट है नदी के ऊपर एक पुल है। नदी के ऊपर, मान लो ये नदी है, नदी के तो ठीक ऊपर ही पुल रहेगा, साइड में तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक ऊपर के लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये खुद ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है।
चलिए, अब हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन प्रपोजिशन डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। जब हम बोलते हैं हमारे सेंटेंस में होता है के बावजूद, ठीक है, जब हमारे सेंटेंस में के बावजूद होता है प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो इसके लिए 3 प्रपोजिशन का यूज होता है। एक होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये आप जानते होंगे। एक होता है इन स्पाइट ऑफ, सेकेंड होता है स्पाइट ऑफ, सब में से किसी का भी यूज कर सकते हो, एंड थर्ड होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ये 3 प्रपोजिशन होते हैं के बावजूद के सेंस में, या फिर आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर लो, या स्पाइट ऑफ का यूज कर लो, या डिस्पाइट का यूज कर लो। तीनों में से किसी का भी यूज करोगे, तीनों के हिंदी मीनिंग क्या होता है? के बावजूद। तीनों के हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद, ठीक है, तीनों के हिंदी मीनिंग के बावजूद। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस में, पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन सका। पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन सकता। याद रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन की बात करें, ठीक है, किसी व्यक्ति की अगर आप बात कर रहे हो, तो व्यक्ति की बात करोगे तो वहाँ पे बीइंग का यूज करोगे, और बीइंग के बाद जो आपका पर्सन रहेगा, पर्सन को मेंशन कर दोगे, ठीक है। जब आप किसी पर्सन की बात करोगे, किसी व्यक्ति की बात करोगे, तो बीइंग का यूज करोगे, देन पर्सन को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर किसी आप वस्तु की बात करो, ठीक है, किसी वस्तु की बात करोगे, तो वहाँ पर हैविंग प्लस जो आपका वस्तु रहेगा वो वस्तु को मेंशन कर दोगे। लेकिन अगर अब आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो आपके एक्शन वाले वर्ब में ING ऐड हो जाएगा, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन सका, यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो पर्सन की बात करेंगे तो बीइंग का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा हमारा? देखिए, इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, या डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम डिस्पाइट का यूज करते हैं। डिस्पाइट बीइंग, ठीक है, ह्यूमन की बात करें ना, इसलिए बीइंग एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होने के बावजूद डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड वो डॉक्टर नहीं बन सका। He couldn't become a doctor, पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो डॉक्टर नहीं बन सका। Despite being educated, he couldn't become a doctor, यानी कि आप ह्यूमन की बात किए, इसीलिए वहाँ पर being का यूज किए। अगर आप थिंग्स की बात करते, जैसे बुक होने के बावजूद, ठीक है, बुक होने के बावजूद, तो आप बोलोगे in spite of having books, in spite of having books। या फिर किसी वर्ड की बात करोगे सीखने के बावजूद, तो आप बोल सकते हो स्पाइट ऑफ लर्निंग, स्पाइट ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्न में ING लगा देंगे। तो इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। और याद आपको क्या रखना है? बीइंग। जब आप ह्यूमन की बात करोगे तो बीइंग का यूज करके पर्सन को लिख दोगे। अगर आप थिंग्स की बात करोगे तो हैविंग डालकर थिंग्स का यूज कर दोगे। अगर वर्ड की बात करोगे, कोई एक्शन हो रहा है, तो वर्ब के साथ ING यूज कर दोगे, ठीक है। इसका एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। इंग्लिश सीखने के बावजूद वह नहीं बोल सका, इंग्लिश सीखने के बावजूद वो नहीं बोल सका। इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस, आज की प्रैक्टिस बस यहीं तक थी। हम लोगों ने कुछ जो कॉमन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो प्रपोजिशन करता है ना, उस प्रपोजिशन की आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्रैक्टिस क्लास कैसी लगी। गाइस, अगर अभी तक आपने प्रपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, 1.5 घंटे की वीडियोस है और 1.5 घंटों में प्रपोजिशन को पूरा क्लियर मैंने करवाया है। तब अगर नहीं देखा है आपने, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 29 यानी कि प्रपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से सीक्वेंस 5 वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप डे वाइज सारी वीडियोस को विजिट करते आ रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक वाली वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।